नमस्कार, स्वागत है आपका पुअर क्लासेस में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और इनका संबंध था स्विट्जरलैंड से। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि पहले ये पूछा गया है कि जीन पियाजे का संबंध किस देश से था, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड से इनका संबंध था। जितने भी आप मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं वे सारे के सारे आप उनका संबंध जरूर याद रखिए कि किस देश से वे संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखिए जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया, किसी दूसरे पर प्रयोग नहीं किया। अपने ही बच्चों को देखा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए ये देखते गए कि किस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास बालकों में हो रहा है, तो इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया। अब देखिए कैसे प्रयोग किया। सबसे पहले तो देखते हैं कि बालक अपने वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। दूसरा आता है कि वो कैसे समायोजन करता है, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान यहाँ पर करता है। तो कुछ शब्द जीन पियाजे ने यहाँ पर बताए हैं जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में और अर्थ इनका पूछ लिया जाता है, तो इन शब्दों का अर्थ आपको जरूर पढ़ना है। सबसे पहले क्या आता है, बालक अपने वातावरण से कैसे तालमेल बिठाता है, तो इसको बोला जाता है अनुकूलन और इसे बोलते हैं हम एडेप्टेशन। इसका अर्थ होता है वातावरण से तालमेल बिठाना, वातावरण से तालमेल। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएं। जब तक नहीं हो पाएंगे हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण इसे बोला जाता है एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण क्या होता है, देखिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आप भी कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, जिस बालक को हम पढ़ा रहे हैं वो क्या जानता है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है और उसे हमें आगे को क्या सिखाना है। तो इसका अर्थ होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान से जोड़ना, ये कहलाता है आत्मसातीकरण। इसके बाद देखिए समायोजन यहाँ पर आता है, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट, समायोजन, या इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन क्या होता है, देखिए एक पूर्व ज्ञान है, एक नवीन ज्ञान है। तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या है, आपको तालमेल बिठाना है। तो क्या है, कोई भी पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण से तालमेल बिठाना। तो इसको कहेंगे पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण से तालमेल बिठाना, वातावरण से तालमेल, ये कहलाता है समायोजन या इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसके बाद आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए हम किसी एक समस्या पर एक ही प्रकार से नहीं सोचते हैं या एक ही तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करते। तो किसी समस्या पर अलग अलग प्रकार से समाधान करना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। तो किसी समस्या का अलग अलग प्रकार से समायोजन या समाधान करना, अलग अलग प्रकार से समाधान, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। इसके बाद आता है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन इसको हम कहते हैं, मेंटल ऑपरेशन। यहां पर क्या होता है, जब बालक किसी भी समस्या पर चिंतन करने लगता है तो इसको बोला जाता है मानसिक संक्रिया। यहाँ लिखेंगे जब
बालक चिंतन करने लगता है, चिंतन करता है। और चिंतन किस पर करेगा? किसी समस्या पर करेगा। इसके बाद एक शब्द और आता है स्कीमा। स्कीमा को स्कीमा ही कहा जाता है। स्कीमा अगर जनरल इसको देखें तो स्कीमा का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो स्कीमा का अर्थ यहाँ पर क्या है? कोई भी ऐसी मानसिक संक्रिया जिसका हम क्या कर सकते हैं? जनरलाइजेशन कर सकते हैं या सामान्यीकरण कर सकते हैं, उसको बोला जाता है स्कीमा। तो मानसिक संक्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, सामान्यीकरण किया जा सकता है, ये कहलाती है स्कीमा। देखिए, ये तो वे शब्द हैं जिनका प्रयोग जीन पियाजे ने अपनी थियोरी में किया है। अब देखते हैं जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है, किस प्रकार की है और हर अवस्था में कैसा परिवर्तन बालक में देखने को मिल रहा है। जीन पियाजे एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने बालकों में ही किया था। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यहाँ पर देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, और जीन पियाजे ने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। हर अवस्था को अपने बालकों में स्वयं अपने सामने घटित होते हुए देखा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी इनको व्यवहारिक जीवन में देखिए, उस स्टेज के बच्चे को देखिए, उसमें परिवर्तन देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो सबसे पहली है, इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था, या इसको कहा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, और जो इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया है ये है 0 से 2 वर्ष। अब आपको जानना है कि संवेदी प्रेरक अवस्था क्या है। यहाँ पर आप जीन पियाजे की तरह ही 0 से 2 वर्ष के बालक को देखिए, ये सारी अवस्था आपके सामने खुद ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ क्या है, इसका नाम ही जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था है। यहाँ पर देखिए बालक की एज कितनी है? 0 से 2 वर्ष है, यानी बालक अभी बहुत छोटा है। कितना छोटा है? वह आत्मनिर्भर भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता पर निर्भर है या जो भी उसके घर में है उन पर वो निर्भर है। तो यहाँ पर बालक कैसे अपनी जिज्ञासा को या जो भी उसे भूख लगी है या भूख शांत करने के लिए कैसे बताएगा? तो अपनी हर प्रक्रिया को वो रोक करके यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। भूख लगने पर बालक रोएगा, रो करके यहाँ पर व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे आंख, कान, नाक से सोचने की अवस्था कहा जाता है? तो वो होती है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था। इस बालक अवस्था में बालक क्या करता है? नाक, आंख, कान आदि से सोचता है, से सोचने की अवस्था। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है कि बालक आंख से कैसे सोचेगा, नाक से कैसे सोचेगा, कान से कैसे सोचेगा। एक छोटा बालक है, उसे भूख लगी है, बताना चाह रहा है मुझे भूख लगी, मैं भूखा हूँ, तो रोएगा। रोने में आंखों का भी प्रयोग कर रहा है, नाक का भी प्रयोग कर रहा है, कान का भी प्रयोग कर रहा है, वाक् तंतुओं का प्रयोग यहाँ पर बालक कर रहा है। तो हर तरीके से सोच रहा है, क्योंकि बालक इतना छोटा है कि उसका मानसिक विकास, मानसिक चिंतन करने की उसमें क्षमता अभी नहीं हुई है। इस एज में आप बालक की बुद्धि का कैसे पता लगाएंगे कि बालक कितना बुद्धिमान है? तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाते हैं? बालक के कार्यों के द्वारा, कृत्यों के द्वारा। कैसे कार्य? एक छोटा बालक है, अपने बेड पर बैठा है, दूर कहीं खिलौने हैं, तो बालक कैसे उनको लेने की चेष्टा करता है? चादर खींचेगा और अपने खिलौनों को प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से ज्ञान देखा जाता है कि बालक किस प्रकार से सोच सकता है। तो ये पहली अवस्था है जिसे कहता है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण रूप से इंद्रियों पर ही निर्भर है।
बालक अपनी इंद्रियों का ही यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। जो दूसरी यहाँ पर अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है ये है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में बालक क्या होता है, हमने इसको बोला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये कैसी अवस्था है, क्रिया करने से पहले की अवस्था। बालक देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर बालक अभी क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये कैसी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया करने से पहले की अवस्था। इस अवस्था में क्या क्या बच्चे में लक्षण देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बालक का भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। जो भाषा का विकास है ये बालक में प्रारंभ हो गया है। दूसरा, चिंतन बालक में प्रारंभ हो गया है, तो चिंतन प्रारंभ यहाँ पर बालक में हो गया है। और स्थायित्व यहाँ पर आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने फिर से 2 उप अवस्थाओं में बांट दिया है। इसमें जो पहली उप अवस्था आती है इसको पूर्व वैचारिक अवस्था कहा जाता है, पूर्व वैचारिक अवस्था। और जो पूर्व वैचारिक अवस्था होती है ये जो है 2 से 4 वर्ष तक की है। 2 से 4 वर्ष तक के बालक का आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि उसमें किस प्रकार की क्रियाएं हो रही है। यहाँ पर बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बालक क्या है, जोड़ घटाव गुणा आदि कर सकता है, लेकिन उनके पीछे तर्क क्या है इसको वो क्या है नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर बालक में थोड़ा बहुत कमियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए एक जीववाद जिसको कहते हैं, जीववाद आ जाता है। बालक क्या है, सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है, तो इसको हम जीववाद बोल देंगे। यहाँ बालक क्या है, सजीव और निर्जीव में विभेद नहीं कर पा रहा है, निर्जीव में विभेद नहीं। कैसा विभेद नहीं कर पा रहा है, बालक अपने खिलौनों के साथ रहता है, खुद भी खाता है, खिलौनों को भी खिलाता है। उसे ये नहीं पता है कि मैं सजीव हूँ, ये निर्जीव है। या बालक कभी गिर गया, किसी वस्तु से टकरा गया और हमने उस वस्तु को पीटना शुरू कर दिया तो बालक खुश हो गया। वह जानता है, वो सोच रहा है कि मैंने क्या करा है, इसको मार दिया है तो इसे इसकी सजा मिल गई है। यानी यहाँ पर उसे सजीव और निर्जीव में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो रहा। दूसरा इसको बोलते हैं अहम केंद्रित, अहम केंद्रित। बालक क्या है, यहाँ पर सोचने लगा है, समझने लगा है और क्या समझता है कि वो जो सोच रहा है वही सब कुछ सही है। तो यहाँ पर बालक क्या है, सोचने समझने लगता है, समझने लगता है और स्वयं को सही समझता है, स्वयं को सही समझता है। ये क्या है, पूर्व वैचारिक अवस्था। इसकी जो दूसरी उप अवस्था आती है इसको कहते हैं अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था की जो एज मानी है ये 4 से 7 वर्ष तक मानी गई है। आप देखिए 4 से 7 वर्ष का बालक थोड़ा बड़ा हो गया है, मानसिक क्रियाएं यहाँ पर इसकी प्रारंभ हो गई हैं, तर्क बालक कर सकता है, लेकिन तर्क में क्रमबद्धता का अभाव यहाँ पर रहता है। जोड़ घटाव गुणा भाग बालक यहाँ पर कर लेगा, लेकिन उसके पीछे जो नियम छिपे हैं उनको बालक यहाँ पर नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या क्या विशेषता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बालक क्या है कर सकता है, लेकिन इसके पीछे के जो नियम हैं उन्हें बालक नहीं जानता। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं जानता।
तर्क की क्रमबद्धता का अभाव बालक में यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रमबद्धता का अभाव। यहाँ पर बालक क्या है, तर्क कर सकता है, मानसिक क्रिया भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन एक अभाव है, क्रम से उसको अरेंज नहीं कर पा रहा है। भाषा का लगभग यहाँ पर क्या है, विकास होने लगता है। भाषा का विकास। एक जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बालक क्या है, कोई भी वस्तु है या संख्याएं हैं, उनकी ऊंचाई, उनके भार, इनके बारे में जो संक्रिया होती है ये इसकी पूर्ण नहीं हुई है। कैसे पूर्ण नहीं हुई है, बालक उनके बारे में क्या है, पूर्ण रूप से नहीं जानता है। या एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं तो हमने किसी बच्चे को कुछ सिक्के दिए हैं और 500 रुपये का नोट उसे हमने दे दिया है, तो हमें पता है कि 500 रुपये की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन बालक का जो आकर्षण होगा वो सिक्कों की ओर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बालक नहीं जानता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर बालक में क्या है, संख्याओं, वस्तुओं, उनके भार, ऊंचाई आदि की संक्रिया का यहाँ पर बालक में अभाव है, का अभाव। इनके बारे में एकदम वो क्लियर नहीं कर पाएगा। बाकी एक चीज और आती है, अब पलटा उसको बोल दीजिए या पलटने की क्रिया बोल दीजिए। हमने बालक को कोई जोड़ घटाव गुणा भाग दे दिया है, यदि हमने वहां पर संख्याओं को पलट दिया है, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया है, तो बालक उसको नहीं कर पाएगा। तो संख्याओं को पलटने का गुण बालक में यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ये कौन सी आपकी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद की जो अवस्था आती है, तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं, वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त अमूर्त दोनों का ही अर्थ जानना आवश्यक है। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सामने विद्यमान है, जिसको हम देख रहे हैं वह है मूर्त, जिसे हम नहीं देख रहे हैं वह है अमूर्त। तो यहाँ पर जो तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी जो इन्होंने एज बताई है, ये है 7 से 11 वर्ष। अब देखिए 7 से 11 वर्ष के बालक का चिंतन जो होता है वो काफी डेवलप हो जाता है। यहाँ पर बालक में क्या है, चिंतन का बहुत ज्यादा विकास हो गया है, भाषा का बालक में विकास हो गया है। बालक को कोई भी वस्तु दिखाई जाए तो वस्तुओं, संख्याओं या जो भी यहाँ पर हम बालक के सामने प्रेजेंट करें, उनके बारे में बालक क्या कर सकता है, सोच समझता है, तर्क कर सकता है, यहाँ तक कि उनका वर्गीकरण भी बालक यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तुओं, संख्याओं आदि के बारे में बालक सोच सकता है और तर्क कर सकता है, यहाँ तक कि क्या है, इनका वर्गीकरण भी कर सकता है, यानी कि बालक उनको विभेदित कर सकता है, बांट सकता है उनके वर्गों में। किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो बालक के सामने वस्तु है उसको देख सकता है, उसके बारे में अपनी विचारधारा बना सकता है। तो यहाँ पर बालक में क्या है, चिंतन का विकास हुआ है, चिंतन का विकास। इससे पहले की जो अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वहां पर हमने कहा था बालक तर्क कर सकता है, लेकिन तर्क की क्रमबद्धता का अभाव है। यहाँ पर तर्क की क्रमबद्धता बालक में आ जाती है, तो कहेंगे तर्क की क्रमबद्धता। अगला क्या है, भाषा का यहाँ पर बालक में बहुत अच्छा खासा विकास हो गया है। एक चीज बहुत जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, वातावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन। यहाँ पर बालक अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को बना सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वातावरण से अनुकूलन
करने के लिए अनेक नियमों का पालन, या उनको बालक बना सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, अनेक नियमों का पालन। ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो चौथी अवस्था इन्होंने बताई है, इसको कहते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और यदि इसको अपने शब्दों में जानने का प्रयास करें तो हम इसको कह देते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था, क्योंकि आपको सब कुछ व्यवहारिक ही देखना है कि व्यवहारिक जीवन में बालक का किस प्रकार का यहाँ पर विकास हो रहा है, कैसा बालक सोच रहा है, कितनी उसकी बुद्धि है यहाँ पर। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम बोलते हैं कि औपचारिकता मात्र रह गई है, सब हो गया है, केवल औपचारिकता है। वही चीज है, सब कुछ हो चुका है ऊपर, यहाँ केवल औपचारिकता बची है। तो यहाँ बालक में क्या है, एक शब्द हमने कहा अमूर्त चिंतन, तो यहाँ पर बालक में अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो गया है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ, यानी बालक के सामने जो नहीं है उसके बारे में भी बालक सोच समझ सकता है, तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, विभेद कर सकता है। बुद्धि का बहुत ज्यादा यहाँ पर बालक का विकास हो गया है। तर्क की एक रूपता तो यहीं पर हो गई थी, क्रमबद्धता बालक में हो गई थी। भाषा का हम बार बार बोल रहे हैं कि भाषा का विकास हो गया है, भाषा का अधिक विकास हो गया है। अब यहाँ पर बालक में भाषा की संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो कम्युनिकेशन का भी बालक में यहाँ पर विकास हो गया है। तो यहाँ कहेंगे भाषा की संप्रेषणशीलता का विकास, संप्रेषणशीलता का विकास। वर्ड थोड़ा टफ लग रहा होगा। संप्रेषणशीलता का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इसके बाद बालक में यहाँ पर क्या होता है, बुद्धि इसकी बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, तर्क कर ले रहा है, चिंतन कर रहा है, अमूर्त चिंतन भी बालक में प्रारंभ हो गया है, यानी कि हर प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करने योग्य यहाँ पर बालक हो गया है। तो समस्या का समाधान अनेक प्रकार से, जब प्रारंभ में हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से सोचना। तो समझिए कि बालक में यहाँ पर विकेंद्रीकरण की क्षमता आ गई है। अब यहाँ पर बालक की जो एज है, एज कहाँ से कहाँ तक की होती है, यहाँ पर एज नहीं लिखी हमने, लिख देते हैं 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की एज यहाँ पर मानी जाती है। यानी कि ये अवस्था कब से होती है, 11 वर्ष से समझिए कि प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर बालक का ये मानकर चलते हैं पूर्ण विकास हो गया है। जिस बालक का यहाँ पर पूर्ण विकास हो गया है, आगे उसकी क्या है, जो विकास का क्रम होगा बहुत अच्छा होगा और ज्ञान उसमें बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अगर बालक में थोड़ा बहुत कमी रह गई है तो वो कमी आगे को रहेगी, क्योंकि बालक का जो भी मानसिक विकास होना है, संज्ञानात्मक विकास होना है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इन सभी अवस्थाओं को आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए। शुरू से अगर देखें तो हमने क्या देखा, संवेदी प्रेरक अवस्था, जहां पर बालक 0 से 2 वर्ष का है, ये समझिए कि इंद्रियों से सोच रहा है, बस इंद्रियों से ही कार्य कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या थी, बालक संक्रिया करने से पहले की अवस्था को दर्शा रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन क्रिया नहीं कर। स्थायित्व आ गया है वहां पर, जीवन में ठहराव थोड़ा सा आ गया, चिंतन प्रारंभ हो गया है, लेकिन क्रियाएं अभी यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुई हैं। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बालक क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग इसको किसी भी प्रकार से कर सकता है। जो अपलटाव हमने कहा था वो भी यहाँ पर बालक कर सकता है, शब्दों को आगे पीछे या संख्याओं को आगे पीछे जैसे भी करके देंगे वो यहाँ पर कर सकता है। ये है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो भी संख्याओं की, वस्तुओं की, उनके ऊंचाई, भार आदि में जो एक संक्रिया नहीं बन पा रही थी, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पर बन जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था केवल औपचारिकता मात्र है, यहाँ पर बालक का पूर्ण विकास हो गया है, भाषा की संप्रेषणशीलता उसमें आ गई है, उसका चिंतन बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, किसी भी समस्या को अनेक प्रकार से वो समाधान कर सकता है। ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट हो